भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ये बात तब की है जब हिंदुस्तान गुलाम था, न सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत का, बल्कि यहाँ पर जातिवाद की बेड़ियों ने पिछड़ी जाति के लोगों की जिंदगियों को नर्क से बदतर बना रखा था। पर आज 14 अप्रैल 1891 महू नामक गांव में जातिवाद की सारी बेड़ियों को तोड़ने वाले महापुरुष भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म होने वाला है। थोड़ा बर्दाश्त कर लो, सब ठीक हो जाएगा। भाव गया दवाखाना। डॉक्टर जी, कौन है? अरे ये तो सूबेदार रामजी सकपाल है। इतनी रात को? ये लोग अंग्रेजों ने आर्मी में रैंक देकर इनका दिमाग खराब कर दिया है। अरे जिसकी परछाई पास ना आने दे उनको चलकर इतनी रात को दवा दो। अरे मारो गोली, सो जा आके। डॉक्टर जी, लेकिन वो दरवाजा पीट रहा है। पीटने दो, पीट पीट के थक जाए तो अक्ल आ जाएगी, चला जाएगा। सुबह कर पूछेगा तो क्या कहेंगे? सूबेदार है। कह देना आंधी तूफान के शोर में आवाज नहीं है। अब सूबेदार है तो क्या हुआ, उसकी बिरादरी तो नहीं बदल गई। दरवाजा खोलो डॉक्टर जी, मेरी बीवी पेट से है, दर्द चालू है, मर जाएगी। मेरे बीवी बच्चे को बचा लीजिए। अरे जिसका छुआ लोग पानी नहीं पीते, तुम जाके उसका बच्चा पैदा करोगी? मरना है तो मर जाएगी, सो जाओ। डॉक्टर जी, दरवाजा खोलो डॉक्टर जी, डॉक्टर जी। दाइमा, दाइमा। हाँ, इस बार नहीं बचूंगी। बहुत बहुत दर्द, बहुत दर्द हो रहा है भाई, बहुत दर्द हो रहा है। मीरा, डॉक्टर नहीं आई? नहीं, ताई आई है, उन्हें देखो। ताई अंदर आ जाओ, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जल्दी। ये कौन आया? इसके आते ही सब कुछ शांत हो गया। मैंने तो पहले ही इसका नाम सोच रखा है। इतनी मुसीबत से लड़की आया है, इसलिए तू भीमा बाई का बेटा भीम है। मुझे भी देना। संभालो ना। अब अंधेरा छटेगा, रोशनी होगी और हर दिन से जास्ती चमकीला सूरज निकलेगा। मासी, मुझे भाई आया है। मासी, मुझे भाई आया है। भाऊ, वो लड़का हमें बहुत देर से देख रहा है, उसे थोड़ी मिठाई दे दे क्या? नहीं, बाबा ने कहा है ना किस घर में मिठाई देनी है और किस घर में नहीं। लेकिन वो तो छोटा बच्चा है, एक मिठाई से क्या होगा? और वैसे भी वो घर के बाहर ही खड़ा है। अरे रुक,
अरे अरे, इसे नहला क्यों दिया? दिमाग में कूड़ा भर गया है इसके। इनके हाथ से मिठाई ले लिया था। जात धर्म सब मिट्टी करेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुम्हें ढूंढ रही है। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। गजब का ढोंग है भाई। सामने आ गया तो सलूट मार रहे हो और अपने बच्चे को उनके घर की मिठाई नहीं खाने दे रहे हो। ये कैसी जात धर्म की प्रतिष्ठा है? सुनो, नौकरी के ओहदे में वो हमसे ऊपर है और समाज के ओहदे में हम उनसे कई गुना ज्यादा ऊपर है। हमारी पत्नी ने जो किया वो सही था और हमने जो किया वो भी सही था, समझे? रामजी भाई। अरे भाई क्या हुआ? ये देखा आपने? डाक आया है मेजर साहब के पास। देखिए ना क्या लिखा है इसमें। देखा? तो मतलब ये अफवाह नहीं, सच है। अब गौरव की फौज में हमारे जात समाज की भर्ती नहीं होगी। कैसे कैसे? और जो पहले से भर्ती है उन्हें भी निकाल दिया जाएगा। आपकी नौकरी छूट जाएगी, फिर कैसे चलेगा? जब ये वर्दी नहीं थी तो हिम्मत थी। जब ये वर्दी चली जाएगी तो भी हिम्मत रहेगी। तुम्हारी मां की चिंता जायज है। जब चिंता चिता की तरह सुलगने लगे तो चिंतन में जाना चाहिए। और तुम्हें पता है मेरे चिंतन का उचित मार्ग क्या है? तुकाराम जी के भजन और कबीरदास के दोहे। कबीरा लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने, ताही की शमशेर। साहिब मेरे बाबा क्या है? ये डंडा, ये किताब, ये क्यों नहीं? बाबा ये मेरी सबसे अच्छी किताब है। अच्छे कपड़ों के साथ अच्छी किताब भी तो होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं? वैसे ये वही किताब है ना जिसके लिए हमारे भीमराव ने नानी का दिया हुआ चांदी का लॉकेट दे दिया था? ये किताब मुझे चाहिए। पैसा दे दो बेटा, फिर किताब मिलेगी। इसे किताब नहीं मिठाई मिलेगी, जाओ वही खाओ। वैसे भी किताब पढ़ने की उम्र नहीं तुम्हारी, जाओ। ये दूंगा तो किताब दोगे? जाओ, किताब तुम्हारी लेके जाओ। बाबा दूसरी ले देंगे ना?
सच। और बाप रे, बाला याद है ना तुम्हें? इस लड़के ने फिर किताब वापस की ही नहीं और नानी का दिया हुआ चांदी का लॉकेट इस किताब के बदले चला गया। चांदी का लॉकेट ये सब सिखाता क्या? इससे तो बहुत कुछ सीख गया। ये विज्ञान की किताब है। इसमें लिखा है कोई चीज क्यों डूब जाती है, कोई चीज क्यों तैरती है, कोई चीज क्यों भारी होती है और कोई चीज क्यों हल्की होती है। ये सब लिखा है इसमें। चांदी का लॉकेट ये सब सिखाता क्या? जवाब दो। तुम्हारे माँ ने दिया हुआ चांदी का लॉकेट तुम्हारे बेटे को ये सब बताता क्या? आप और आपका बेटा दोनों महान हो। चलिए जाइए, जल्दी से इसको घुमा कर ले आइए। जाओ। चलो बाबा। चलो चलो, सामान बांध दो, जाओ। अब भीम मुझसे कभी भी कोई भी किताब मांगेगा ना और मेरे पास पैसे नहीं रहे तो मैं अपने आप को गिरवी रखकर भी उसे किताब ला कर दूंगा। ये देखो बेटा, ये चर्च है, यहाँ गॉड रहते हैं। और ये देखो, ये मस्जिद है। घर में कोई रहता है क्या बाबा? यहाँ खुदा रहता है। बेटा एक गुरुद्वारा है, वाहेगुरु का स्थान। और ये देखो बेटा, ये मंदिर है। इधर भी कोई रहता है क्या बाबा? यहाँ भगवान रहते हैं। चारों चार जगह क्यों रहते हैं? क्योंकि चारों के नाम अलग अलग हैं। भगवान, खुदा, गॉड, वाहेगुरु, लेकिन ये सब एक है। समझ लो कि ये जो आसमान है ना, उसकी तरह इंसान जमीन बांट सकता है, आसमान नहीं। इसलिए आसमान एक जैसा है, नीला। हाँ, आसमान एक है, इसलिए तो इसका रंग एक है। राम जी वर्षों से हमारे साथ रहे हैं और उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से हमारी सरकार की सेना में योगदान किया है, जिसके लिए सरकार तहे दिल से राम जी की आभारी रहेगी और हम सब की तरफ से भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे जब ये रिटायर हो रहे हैं तो इनके लिए ताली क्यों बजाना? और वैसे भी इनके ओहदे का दबाव तो बचा नहीं, तो समाज के कायदे कानून को अच्छे से मान लिया जाए। हाथ नीचे। भीम चल ताली बजा। तेरे बाप को ना नौकरी से निकाल दिया है। निकाला नहीं गया, बाबा रिटायर हो रहे हैं। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? चाचा अब आप ही बताओ ना, इसके बाबा को निकाल दिया है कि वो रिटायर हो रहे हैं? कह सकते हैं रिटायर हो रहे हैं, लेकिन असल में निकाला जा रहा है।
इस घर को ढंग से धो दो और कुछ धूप दशांग भी जला दो। आज शाम को नया अफसर आ रहा है रहने के लिए, तो शुद्धिकरण करना भी जरूरी है। बाबा, हम या फिर कभी नहीं आएंगे। मैं आऊंगा। तू क्या करने आएगा? अपने घर को नीला नीला रंगने। तो घर रंगने आएगा? यहाँ की हर दीवार नीले रंग से रंगूंगा, आसमान का रंग। फिर जा रहूंगा, वहां से नीला आसमान देखूंगा, फिर अपना घर भी दिख जाएगा नीले रंग का। रामजी सकपाल अपने परिवार के साथ महू गांव को छोड़ दापोली और फिर सातारा पहुंच जाते हैं, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। बड़े लोग लगते हैं, कपड़े तो देखिए इनके। हाँ भैया, ऐसा लगता है कहीं बाहर से आए हैं। लेकिन जा कहाँ रहे हैं लोग? जा रहे होंगे शहर में किसी अपने से मिलने। अरे राम जी, कैसे हो? आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। पर क्षमा करना मित्र, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। भाभी जी नमस्ते जी। ठीक है? कोई बात नहीं पुरंजन, हम भी थोड़े थके हुए थे, समय मिल गया तो चाय पी ली। चलो चलो बच्चों, अपनी अपनी चाय जल्दी खत्म करो। ये लोग इसके रिश्तेदार है क्या? भाव जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, उससे तो ऐसा ही लगता है। आ जाओ बेटा। अरे सुनो भैया, मैं सामने से आता हूँ, आके आपके पैसे चुकाता हूँ। मंगेश, तूने इनको चाय पिलाई? इनको? अरे भाऊ, चकमा खा गए हम। इन लोगों ने अच्छे कपड़े पहन के मुझसे अपनी जात छुपाई। अरे हम तो इन्हें राजा साहब समझ रहे थे, और ये तो वो निकले जिनकी परछाई से भी हम दूर भागते हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें, देख लेना भाऊ, आप नहीं छोड़ूंगा। चलो। और राम जी, ये है कमरा। मेरी जगह पक्की, मैं तो यही रहूंगा। हमारी जगह यहाँ है, हम यहाँ रहेंगे। तो मैं कहाँ रहूंगा? घर के बाहर। आई, अरे शांति रखो तुम लोग, आते ही धमा चौकड़ी शुरू। आई, मैं यहाँ पढ़ूंगा। इधर मेरी किताबें लेंगी और इधर मैं बैठूंगा। बड़ा ही होनहार बच्चा है। राम जी, इस उम्र में बच्चे किताबों से दूर भागते हैं, और इसे किताबों से इतना लगाओ। देखना, एक दिन ये बच्चा आप सब लोगों का नाम जरूर रोशन करेगा। दूध का और चाय का 2 रुपए। 2 रुपए? 2 रुपए कैसे हो गए भाई? चाय के 2 पैसे और दूध के अधिक से अधिक 5 पैसे, कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा 20 पैसे होने चाहिए। 2 रुपए किस हिसाब से मांग रहे हैं आप? साथ में बर्तन भी थे ना। लेकिन कुल्हड़ तो चाय के साथ आता है ना। कुल्हड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर? मैं उस पीतल के गिलास की बात कर रहा हूँ। उसको तुम्हारे बच्चे ने छुआ था, फेंकना पड़ेगा। सोच क्या रहे हो? जल्दी पैसे निकालो और निकलो यहाँ से। और सुनो, आज के बाद कभी हमारी दुकान पे पाँव मत रखना, नहीं तो तुम्हारी वजह से धंधा बंद करना पड़ेगा। जल्दी दो 2 रुपए। भाऊ, पैसे दे दो, वरना ये लोग ऐसे है ना, आपको यहाँ रहने नहीं देंगे।
पीछे पीछे पीछे, यहाँ रखो, यहाँ रखो। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। इसके बाद शुरू होती है रामजी सकपाल और उनके परिवार की संघर्ष भरी जिंदगी, जो पिछली जिंदगी से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। कभी मोहल्ले के बच्चों द्वारा खेल के नाम पर भीमराव के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तू जहाँ खड़ा है ना वहीं खड़ा रहे, और हमारी बॉल जब जब नाले में जाएगी ना तो हमें धोखे दे देना। तो कई बार रामजी सकपाल को अपमानित किया जाता है, पर इन सब के बावजूद रामजी सकपाल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने विद्यालय पहुंच जाते हैं। नमस्ते जी नमस्ते। प्रिंसिपल साहब का ऑफिस किधर है? दाखिला करवाना है। इन बच्चों का नाम बताइए। बाला राव, आनंद राव, भीमराव। इनकी टाइटल? जी अंबावड़ेकर। अंबेवड़ेकर? हाँ। ये कौन सी जात है? छोड़ो। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अब तेरी इतनी हिम्मत तो इन लड़कों के साथ लड़ाई करेगा? चल निकल, तुरंत इस कक्षा से बाहर निकल। लेकिन गुरुजी, मेरा दाखिला तो इसी कक्षा में हुआ है। दाखिला हुआ है तो पूरी कक्षा को खरीद लिया है, हैं? मैंने कहा ना, चलो निकलो। लेकिन गुरुजी, हम बाहर पढ़ेंगे कैसे? यहाँ से बाहर चलो, वहाँ पे अपना बोरा बिछाओ, वहाँ से दूर से देखो। लेकिन गुरुजी, सारे बच्चे तो अंदर बैठे हैं, सिर्फ हमें क्यों बाहर बैठे? मेरे से बहस कर रहा है? बहस कर रहा है मेरे से? चलो चलो निकलो। निकलो। चल। चलो अपना अपना बोरा बिछाओ और किताबें निकालो जल्दी। भीम, बैठ जाओ, सीधे से बैठ जाओ। हाँ बच्चों, बताओ, अगर 2 आदमी 2 घंटे में खेत काटते हैं तो 4 आदमी 2 घंटे में कितने खेत काटेंगे? गुरुजी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ए, चुप चुप। सच में गुरुजी, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। गुरुजी, सच में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा। जितना सुनाई देता है उतना काफी है, हैं? अरे पढ़ लेकर कौन सा बैरिस्टर बनोगे कि तुमको सब कुछ साफ साफ सुनाई देना चाहिए, हैं? वहीं पे खड़ा रहे और वहीं से पढ़, समझा कि नहीं? हमें स्कूल में नहीं पढ़ना। क्यों? हमें बाहर बैठकर पढ़ाई करने बोल रहे हैं। मन में एक गांठ बांध लेना, ज्ञान पाने के लिए चाहे जैसी भी लड़ाई हो, कठिन से कठिन, वो लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी और जीत भी हासिल करनी होगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है और कल से तुम्हें यही करना होगा। कल से हमें कक्षा के भीतर ही बैठ के पढ़ना है। शाबाश बेटा। कहाँ चल दिए? रुको। तुम्हें अंदर जाने से मना किया है ना? कल ही गुरुजी ने कहा था ना, फिर भी जा रहे हो? जाओ, जाके अपनी जगह पे जाके खड़े हो जाओ। भाई, तुम भी ऐसे लेट जाओ, ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले।
से डंडा लाओ, अभी इसे मार के उठाते। फिर भी मैं नहीं उठूंगा। उठो, हम लोग को अंदर जाना है। उठो, हम लोग को अंदर जाना है। ये क्या बदतमीजी है? ये कोई लेटने की जगह है? गुरुजी कहते हैं कि पढ़ना है तो बाहर खड़े रह के पढ़ो, लेकिन वहाँ से ना सुनाई देता है ना समझ में आता है। इनसे कहा तो इन्होंने कहा पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनोगे। तो सब बच्चे मेरे साथ कक्षा से बाहर खड़े रह के पढ़ेंगे या मैं भी भीतर बैठ के पढ़ूंगा? उठो भीम। आज से तुम सबके साथ भीतर जाके पढ़ोगे। और एक बात याद रखना, दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, समझे? जी गुरुजी। चलो बच्चों, अपनी अपनी कक्षा में जाके पढ़ो। चलो। चल भीम, तेरा उपाय काम कर गया, तू जीत गया। अब हम कक्षा के भीतर बैठकर पढ़ेंगे। धन्यवाद गुरुजी। जाओ बेटा, अंदर जाके पढ़ाई करो। चल भाई। साहिब मेरे साहिब मेरे क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है? गुरुजी यहाँ हमारे साथ बैठने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम चाहते हो कि तुम पढ़ो और ये बच्चे भी पढ़े तो उस कोने में जाके बैठो। जाओ, चलो चलो यार। तो बच्चों, इसे कौन हल करेगा? तुम पहले आओ। सही है ना गुरुजी? गलत है, जाओ तुम। गुरुजी। कर लोगी तुम या जोश में आके ऐसे अपना हाथ उठा दिया है? हाँ कर लूंगा। अच्छा, अगर गलत हुआ तो बाहर धूप में मुर्गा बनाऊंगा तुझे। ठीक है गुरुजी। आ जाओ। रोक रोक। ये ले। जाओ। गुरुजी, ठीक है ये गलत? चाक अपने खुद के पास रख, इसका चाक कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। चुप, खामोश। चलो जाओ, चलो चलो, अभी तुम्हारी बारी। चलो आ जाओ। रहने दो ना गुरुजी, अब इस बोर्ड पर कौन लिखेगा? ये तो अशुद्ध हो गया ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी तख्ती पे लिखता हूँ। अरे बालचंद, अंदर आ जाना। जी गुरुजी। बालचंद, ये बोर्ड अच्छे से साफ कर देना। लेकिन गुरुजी सुबह तो धोया था। गुरुजी, हो गया। सही है ना गुरुजी? गलत है। और मेरा गुरुजी? हाँ सही है। भाई, मुझे तो लगा था आज भी बाहर बैठकर ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन भीम ने क्या दिमाग लगाया, सबको मानना पड़ा। आज हम कक्षा के अंदर बैठकर पढ़ पाए। हाँ, मुझसे भी पूछा लोगों ने, तो मैंने कहा उनको भीम मेरा छोटा भाई है, वैसा ही करता है। चलो कक्षा के अंदर तो पहुंच गए। देख कैसे खा रहा है।
भीम मिर्च का अचार खाता है ना, तभी उसका दिमाग इतना तेज चलता है। हाँ। पानी। अरे तो हम क्या करें? वो बाहर जाके कहीं और पानी पी ले। पर तो यार राहु, तो दूसरे हाथ से पानी क्यों पीऊं? हम तेरे जैसों को इन मटकों का पानी नहीं पिला सकते। तो मैं घर चला जाऊंगा। तो चला जाना। सुना किसको रहा है? भीमराव, ऐसे भागोगे तो पढ़ोगे कैसे? इन्हें देखिए ना, ये मुझे पानी नहीं पिला रहे। क्या कर रहे हो? बच्चा है, प्यासा है, पिला दो पानी। लेकिन गुरुजी, इसी लोटे से? एक बार में बात समझ में नहीं आती आपको? बच्चे को पानी पिलाइए। आओ, थोड़ा सा पानी पी लो। हाँ पी लो। धन्यवाद। रुको। कौन जात? समझ गए कौन जाते हो? इधर आओ, मैं पानी देता हूँ। नीचे बैठो। बेटा, हाथ ऐसे करके मुंह के पास ले आओ। इस तरह के दुर्व्यवहार से भीमराव के कोमल मन को ठेस लगती है और वो कभी भी विद्यालय ना जाने का निर्णय लेता है। तब रामजी उसे इस चुनौतियों से लड़ने की शिक्षा देने के लिए खेतों में ले जाते हैं। जा, वहां जाके खड़ा हो जा। मुझे बता, गर्मी लग रही है? बाबा, गर्मी है तो गर्मी लगेगी ना। कितनी गर्मी लग रही है? बहुत। वहां जाके खड़ा हो जा। लेकिन क्यों बाबा? मैंने कहा ना, वहां जाके खड़ा हो जा। अब बता, गर्मी लग रही है? बाबा, गर्मी है तो गर्मी लगेगी ना। कितनी गर्मी लग रही है? बाबा, कैसा सवाल है ये? जितनी वहाँ लग रही थी उतनी ही यहाँ लग रही है। भीम बेटा, अब शिक्षा भी सूरज की गर्मी की तरह होती है। जैसे आज जगह बदलने से सूरज की गर्मी कम नहीं हुई, वैसे ही कक्षा में जगह बदलने से या आगे पीछे बैठने से, अलग बैठने से ज्ञान का असर कम नहीं होता। जरूरी ये नहीं कि तुम कक्षा में कहां बैठते हो, जरूरी ये है कि तुम जहां बैठते हो वहां से पढ़ाई को कितना समझते हो। और पानी, उसने मुझे ढंग से पानी भी नहीं पिलाया स्कूल में। और उसने कहा कि जब तुम्हारे लिए नया लौट आएगा तभी पानी पीना।
उसका क्या? उसने कहा ना कि नया लोटा आएगा। ये तो और भी अच्छी बात है। उसके लिए हम पढ़ाई क्यों छोड़ेंगे, है ना? अरे तो नया लौटा। इसे ये गुस्सा करना, रोना धोना, ये सब क्यों? ये सब बातें छोड़ो और मन लगा के पढ़ो। बाबा घर चले? तुम घर जाओ, माँ चिंता कर रही होगी। मैं जरा मिठाई लेके आता हूँ। किस लिए? आज तुझे कक्षा के अंदर प्रवेश मिल गया ना, इसके लिए। आज खुशी का दिन है, अब सब मिल के मिठाई खाएंगे। बाबा मैं जा रहा हूँ। आई थोड़े पैसे दो ना। किस लिए? बाल और नाखून बहुत ही बड़े हो गए, कटवाने हैं। आई तुम फिक्र मत करो, जल्दी आ जाऊंगा। ओ भैया, मालिक ने भैंस भिजवाई है बाल काटने के लिए। मेरे भी बाल काट दीजिए। आओ बैठो। पहले मैं बच्चे का बाल काट देता हूँ, फिर भैंस का बाल काटता हूँ। तब तक तुम ये काम करो, पानी से भैंस के बाल गीले करो। ठीक है। बाबा मैं नहीं कटवाऊंगा ये बाल। क्यों, क्या हुआ? ये कटेगा तो मैं नहीं कटवाऊंगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? स्कूल में लड़ाई झगड़ा किए हो क्या आपस में? नहीं। इसका पूरा नाम पूछो पहले। क्या नाम है तेरा? भीमराव। आगे? अम्मा वडेकर। अम्बा वडेकर। जाति? देखा? मैं समझ गया कि तुम कौन। चलो लो यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? हुआ नहीं, हो जाता। हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते। चलो चलो भागो यहाँ से। क्यों? ये बात जाके अपने बाप से पूछना कि हम तुम्हारे बाल क्यों नहीं काट सकते। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। ये कपड़ा भी अपने साथ में लेके जा। मैं इस कपड़े को किसकी गर्दन में बांधूंगा? भैया आप तो मेरी भैंस के बाल काट दो। भिगो दिए बाल? हाँ भिगो दिए। मुलायम हो गए होंगे। ला काट देता हूँ। एक भैंस के बाल काट सकते हो, मेरे नहीं। कहा ना, अपने बाप से जाके पूछो। तो भाग यहाँ से। बाबा मेरी जात क्या है? एक नाई ने एक भैंस के बाल काट दिए और मेरे बाल काटने से मना कर दिया और कहा कि अब मैं बाबा से पूछ किया। आओ बेटा। हाँ भाई सुनो तो। विवाह, ये गोल घेरा पूरा समाज है। हाँ, यहाँ हम सब रहते हैं। हमारा आस पड़ोस, गली मोहल्ला, सब यहाँ रहते हैं इस गोल घेरे में। इस गोल घेरे के बीच एक लकीर बना दी गई जिसने इस गोल घेरे को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये 2 हिस्सों में जो ये हिस्सा है, यहाँ के लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं। इस हिस्से में तुम्हारा स्कूल है, नाई की दुकान है, यहाँ तक कि ये सामने वाला चाय वाला भी है। सब लोग इसमें हैं। अब आता है
ये हिस्सा जहाँ पे तुम खड़े हो, इस हिस्से में तुम हो, मैं हूँ, बाबा है, हम सब लोग हैं, हमारा परिवार है। विवाह यहाँ कुछ नहीं है दुत्कार के सिवा। इस हिस्से के लोगों से ये बड़े लोग घृणा करते हैं। यहाँ तक कि वो हमें इंसान भी नहीं मानते। वो हमारे हाथ का पानी नहीं पीते, वो हमारे साथ बैठते नहीं हैं, हमारी परछाई तक से भागते हैं। मुझे नहीं पता ये लकीर पहली बार किसने खींची, लेकिन यही सच है। आप समझ रहे हो हमारी क्या जात है? ये सच समझकर इस अपने हिस्से में रहोगे तो जीवन आसान होगा। रामजी सकपाल अपने बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ गांव की दूसरी लड़कियों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। 2 का 10 मतलब 10/2। अरे वाह राम जी, हम तो सोचते थे कि तुम केवल लड़कों की पढ़ाई के लिए चिंतित रहते हो, लेकिन आज ये देख के ना मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया कि तुम बेटियों की पढ़ाई के लिए भी उतना ही चिंतित हो जितना बेटों की पढ़ाई के लिए। चूल्हा चौका संभालने वाली औरतें अब पढ़ाई करेगी, हैं? कल से पढ़ लिख कर ये हमारे ही सर पे बैठेगी। अच्छा, तो वो भी हमारी तरह अलग है, उन्हें भी आप अपने बराबर नहीं मानते, अब उनके साथ भी हमारी जैसे व्यवहार करते हैं, उन्हें भी हमारी तरह पढ़ने नहीं देना चाहते ताकि वो हमारी तरह कमजोर बने रहे। ये कितनी शर्म और दुख की बात है, लेकिन मैं गांव की लड़कियों से कहूँगा कि वो पढ़े और आके खड़ी हो जाए आप सबके बराबर। इसके बाद भीमराव गांव की सभी लड़कियों में पढ़ाई के प्रति उनका उत्साह जगा, उनकी सहायता करते हैं। भीम, मैं किताब लेकर पढ़ने गई तो बाबा ने मेरी किताब फाड़ दी और मुझे भी मारा, आई को भी मारा। अब मैं क्या करूं? कैसे पढूं? तुम ही कुछ उपाय बताओ ना भीम। बाबा कहते हैं कि लड़ने का एकमात्र तरीका होता है संघर्ष करो। सामने वाला चाहे जितना खतरनाक हो, ताकतवर हो, लेकिन तुमने जो सोच रखा है उसको करने पर अडिग रहो। देखना, एक दिन तुम्हारी जीत होगी, तुम्हें विजयी होगी। धन्यवाद, चल मैं चलती हूँ। आनंद कहाँ भाग रहे हो? क्या बताएंगे तुम्हारे बाबा, हमें देखकर मत डरो। हम तुम्हें देखते ही पहचान गए और जिस तरह से तुम हमें देखकर डर रहे थे, हम समझ गए कि तुम्हें अच्छे से समझाने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं और ऐसे क्यों हैं। इसीलिए हम भी तुम्हारे पीछे पीछे भागे। देखो भीमराव, आज हम ऐसे हैं, कल कोई और ऐसा होगा, वो तुम भी हो सकते हो। हमसे ऐसे मत भागो, इसे तुम अपनी समाज की सच्चाई समझो।
हमारी जगह तुम या तुम्हारे बाबा उस ऊंची जाति वालों के गली में जाएंगे तो उन्हें भी ऐसा ही जाना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बाबा बताइए ना, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम्हारे बाबा क्या बताएंगे, हम बताएंगे। ये मटका देख रहे हो ना, ये इसलिए है ताकि हम जब ऊंची जाति वालों के मोहल्ले से गुजरे तो हमारा थूक उनकी जमीन पर ना गिरे। और ये पीछे झाड़ू इसलिए ताकि जिन रास्तों पर हम चले उन पर हमारे पैरों की जो निशान बन जाए तो ये झाड़ू से मिटा सके। याद रखो भीमराव, कल को तुम वहां से गुजरोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। दिमाग खराब हो गया क्या आप लोगों का? ये सब क्यों बताया मेरे बेटे को आप लोगों ने? वो इन सभी चीजों से बिल्कुल अनजान है। अनजान है तो क्या जीवन भर रहेगा? आज नहीं तो कल उसे जाना ही पड़ेगा। रामजी सकपाल, सुनने में आया है कि भीमराव ने अपने कुछ जात वालों को गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधे ऊंची जात वाली गली से गुजरते हुए देखा है। और पता है, उन्हें देखकर वो डर के भाग गया। ये तो बहुत शुभ संकेत है भाई। क्यों ढीठ बच्चा डरता भी है? आने दो सुनार को, फिर कुछ ऐसी चीजें करेंगे कि डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाएगी। ये क्या हो रहा है? नहीं जा सकते तुम दोनों यहाँ से। देखिए, मुझे जाने दीजिए, बच्चों को स्कूल लेकर जाना है। स्कूल जाओ या जहन्नुम, मगर यहाँ से लेकर स्कूल तक की जमीन हमारी है। और अगर यहाँ से होकर स्कूल जाना है तो गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधो। रोज तो हम इसी रास्ते से आते हैं, आज क्या हो गया? हमें बुद्धि आ गई, हमें समझ आ गया। मैं अपने बेटे को वापस घर तो नहीं लेकर जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। मेरा बेटा स्कूल जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि मैं बांध लूं? बांध लूंगा। लेकिन मैं अपने बेटे को पीठ पर बिठा कर लेकर जाऊंगा। नहीं, तुम दोनों बांधोगे। चलो बांधो। नहीं बाबा, बाबा मत बांधो, मत बांधो ना बाबा। अरे बांधेगा कैसे नहीं, बिना बांधे हम यहाँ से गुजरने ही नहीं देंगे।
क्या हुआ बेटा? क्यों चिल्ला रहा है? बोलना। बाबा अब ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो मटका और झाड़ू। भीम, तूने ना कोई बुरा सपना देखा होगा। चल सो जा। ए बीबा, बाबा ठीक है। बेटा सो जा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सो जा। चल सो जा बेटा। सो जा। भीम के दिमाग पर उस घटना का बहुत बुरा असर पड़ा है। इसमें जरूर कुछ ऐसा सपने में देखा है कि मैं गले में मटका बांधकर घूम रहा हूं, इसलिए ऐसे घबरा के उठा है। लेकिन इस बारे में मैं भी भीम से कुछ नहीं कहूंगा। भीम, मैंने फिर से पढ़ने के लिए कहा तो पापा ने मुझे मारा, लेकिन मैं एक बार भी नहीं रोई। बस अपने अंदर दौड़ाती रही कि संघर्ष करने से जीत मिलती है। बस यही कहना आई थी तुम्हें। अब तो दो में से एक ही होगा भीम, या तो पापा मेरी बात मान ले, या तो मुझे मार मार के मेरी जान ही ले ले। तो क्या तुम रोज रोज मार खाते रहोगी? भीम, पूरा गांव तुम्हारी बात करता है। माना कि सब तुम्हारी शिकायत करते हैं, लेकिन उन शिकायतों में भी तुम्हारा संघर्ष दिखता है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह कुछ ऐसा करूँ कि सब लोग मेरी भी शिकायत करें। मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ भाई। तुमने मुझे भाई कहा? हाँ, मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। लेकिन मेरी जात और तुम्हारी जात में कोई संबंध नहीं हो सकता, तुम जानती हो ना। हाथ आगे करो, करो। मैं किसी जात धर्म को नहीं मानती, बस मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। ये समाज हमारे भाई बहन के रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए किसी को मत बताना कि मेरी जाति की एक लड़की तुम्हारी बहन है, और ना ही मैं बताऊंगी कि तुम्हारी जाति का एक लड़का मेरा भाई है। लेकिन हम हमेशा भाई बहन रहेंगे। लेकिन बहन, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर पाऊंगा? शिक्षा देकर। जब भी मौका मिले तब मुझे पढ़ा दिया करना। शिक्षा से बड़ा अस्त्र क्या हो सकता है, खुद की और समाज की रक्षा करने के लिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कोई देखेगा तो चिल्लाएगा। ठीक है बहन, अपना ख्याल रखना। मैं किसी जात धर्म को नहीं मानती, बस मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। ये समाज हमारे भाई बहन के रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए किसी को मत बताना कि मेरी जाति की एक लड़की तुम्हारी बहन है, और ना ही मैं बताऊंगी कि तुम्हारी जाति का एक लड़का मेरा भाई है। लेकिन हम हमेशा भाई बहन रहेंगे।
ऐसी प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करो। अगर हमारे जात का एक भी आदमी पूरी दुनिया में उस सड़क पर दिखाई दिया तो हमारी लड़ाई अधूरी रह जाएगी। पागल हो गया? क्यों फोड़ रहे हो? इनके पैसे तुम्हारा बाप देगा क्या? हाँ, दे देंगे बाबा पैसे। अब एक बार सोच के बताइए कि आप लोग दिल से नहीं चाहते ये मटके फूट जाए और झाड़ुओं में आग लग जाए। इन्होंने आपको गुलाम बना रखा है। हाँ, हम नहीं चाहते, लेकिन हमारे चाहने से होता क्या है? उन मोहल्लों से हमारी जिंदगी चलती है और इन झाड़ू और मटकों के बिना उन मोहल्लों में हम नहीं जा सकते। हाँ तो मत जाइए ना उन मोहल्लों में। कैसे ना जाए? हम मर जाएंगे तो हमारी बीवी बच्चों का क्या? तुम अभी बच्चे हो भीमराव, जब जिम्मेदारी का बोझ पड़ेगा ना तब समझ में आएगा तुम्हें। बच्चा हूँ लेकिन समझता हूँ। बाबा कहते हैं कि हर चीज का एक विकल्प होता है। अब उन रास्तों पर जाना ही बंद कर दीजिए जब आपको ये मटका और झाड़ू बनकर मजबूरन जाना पड़ता है। और फिर नए रास्ते बन जाएंगे। गिरव, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये सामाजिक संरचना बहुत जटिल है, उलझी हुई है और इस संरचना को तोड़ना बहुत कठिन है। कहीं से तो शुरू करना होगा ना। प्रथा के नाम पर अब तो ये कब तक चलते रहेंगे? क्या आप हम बच्चों का भविष्य यही बनाना चाहते हैं? क्या हमारी पीढ़ी को इससे मुक्ति नहीं मिलेगी? जो हो जाए हम उस मोहल्ले में कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। आप सब लोग कसम खाइए कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको अपमानित महसूस होता है। हम तो सारे काम ऐसे ही करते हैं भीम जिससे अपमानित महसूस होता है, लेकिन सब काम छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे? लेकिन हम कसम खाते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ छोड़कर हम सम्मान की जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे और हम में से कोई भी ये मटका और झाड़ू अब कभी नहीं उठाएगा। नहीं उठाएंगे हम लोग कभी भी। हाँ, कभी नहीं उठाएंगे, कभी नहीं